आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गर्भ की परिभाषा, जो कि आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक दोनों के अनुसार अलग अलग थी। आचार्य चरक के अनुसार थी शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुशिकते गर्भ संज्ञा भवति, और आचार्य सुश्रुत ने एक बहुत बड़ी गर्भ की डेफिनेशन दी थी जिसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शुक्र व आर्तव विवरण। शुक्र हम आयुर्वेद में सीमन या स्पर्म को शुक्र बोलते हैं, और इसका वीर्य होता है इसका पर्यायवाची होता है रेतस। शुक्र शरीर की सप्त धातु है। हमने शरीर की 7 धातुएं पढ़ी थी, जो क्या क्या होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनमें जो हमारा शुक्र है वो 7वें नंबर पर आता है। तो शुक्र शरीर की सप्त धातु है। मनुष्य के शरीर से निकलने वाला सीमेन ही शुक्र है। उसके बाद आता है शुक्र का स्वरूप। ये जल महाभूत से बनता है। इसके लिए बस एक छोटा सा श्लोक दिया गया है, शुक्रम सौम्यम। सौम्य का मतलब होता है जल, सौम्य का मतलब जल। तो शुक्रम सौम्यम, शुक्र जल महाभूत से बनता है, या इसमें जल महाभूत प्रधान होता है। अब ये किस प्रकार रहता है? जैसे गन्ने में रस, दूध या दही में घी और तिल में तेल अस्पष्ट रूप से व्याप्त रहता है, उस प्रकार शुक्र भी पुरुषों में व्याप्त रहता है। मतलब जैसे गन्ने में रस छुपा होता है, दूध या दही में घी और तिल में तेल, इसी प्रकार इंसान के शरीर की सारी कोशिकाओं में शुक्र व्याप्त रहता है, जो कि मैथुन के समय पूरे शरीर की सेल्स से निकलकर और स्पर्म के रूप में बाहर आता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है शुद्ध शुक्र। शुद्ध मतलब हेल्थी, शुक्र मतलब स्पर्म। एक हेल्थी स्पर्म में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो इसके लिए आपको एक श्लोक दिया गया है, स्फुटिकाम द्रवम स्थिगंधम मधुरम मधुगंधी च। स्फुटी का मतलब होता है फिटकरी की, मतलब फिटकरी के समान श्वेत, द्रवम स्थिगंध छूने में एक चिपचिपा द्रव जैसा, मधुरम मधुर, मधुगंधी च और मधु के समान गंध वाला, उसको हम शुक्र कहते हैं। और शुक्र मिच्छन्ति केचितु तेल शोद्र निभम, तथा अन्य आचार्यों ने एक तेल के समान द्रव को भी शुक्र का नाम दिया है। तो यहाँ मैंने ये जो आपका पूरा श्लोक था, इसको एक शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और अगर आपको ये सब पॉइंट याद रहेंगे तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। वर्ण मतलब होता है कलर, कलर श्वेत वाइट, स्पर्श छूने में स्निग्ध चिपचिपा, रस मधुर और गंध मधु के समान। मधु मतलब शहद को हम कहते हैं, हनी को मधुर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है शुक्र दोष। शुक्र दोष, दोष मतलब कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ आना स्पर्म में, उसको हम दोष बोलते हैं, या कोई भी डिसीज़ हो जाना। तो इसमें क्या क्या आएगा? शव के समान गंध वाला हो तो वो हमारा एबनॉर्मल स्पर्म होगा, गांठ युक्त होगा, शक्तिहीन, मूत्र और पुरुष की गंध वाला, और परिमाण में कम। तो ये शुक्र और शुक्र दोष हमें जानने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब तो हमारे पास नई नई टेक्निक्स आ गई। जैसे हम स्पर्म काउंट चेक करवा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है शुक्र हेल्दी है या अनहेल्दी है, लेकिन पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तो जो पहले आचार्य थे वो इन्हीं क्वालिटीज़ को देखकर और एबनॉर्मेलिटीज़ को देखकर पता लगाते थे कि इनका स्पर्म हेल्दी है या अनहेल्दी है, और ये संतान उत्पत्ति के लिए समर्थ है या नहीं है। तो जिनका स्पर्म इस टाइप के होते हैं वो अपनी संतान उत्पत्ति के लिए समर्थ नहीं होते। इसके बाद गाइस आप एक स्पर्म का डायग्राम बना देंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको डायग्राम शो करवा देती हूँ। जैसे ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मैंने बनाया है, क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे अपर पार्ट होता है एक्रोसोमल कैप, फिर एक्रोसोम आ जाता है, न्यूक्लियस पार्ट, फिर इसमें 2 प्रकार की सेंट्रियोल्स होती है, इसे कहते हैं हम पैरोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरी होती है डिस्टल सेंट्रियोल। बीच वाला जो मिडल पार्ट होता है इसका, ये स्पर्म 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड पार्ट, मिडल पार्ट और टेल पार्ट। तो जो मिडल पार्ट है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और लास्ट वाले पार्ट में रिंग सेंट्रियोल होता है, जिससे हमारे एक्सेल फिलामेंट निकलता है, पूरी टेल में जाते हैं इसके। तो बस ये एक स्पर्म का डायग्राम है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आर्तव वर्णन। आर्तव वर्णन मतलब आर्तव बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन। तो पुरुष के शुक्र की तरह स्त्रियों में भी आर्तव का निर्माण होता है, जिसकी अवधि कितनी होती है? 3 से 7 दिन आयु इसकी होती है। मतलब कब ये शुरू होता है आर्तव? 12 से 14 वर्ष की उम्र में। पर्याय रज या आर्तव शोणित। आर्तव शोणित हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड को। और ये एक छोटा सा पॉइंट है कि इसमें प्रधान कौन होता है आर्तव में? अग्नि महाभूत।
शुद्ध आर्तव के लक्षण। शुद्ध आर्तव वही हेल्दी मेंस्ट्रुएशन। तो जो आर्तव वर्ण में खरगोश के रक्त के समान हो, जिससे वस्त्र रंजित ना हो, वो शुद्ध आर्तव कहलाता है। और अगर वो कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा धोने से साफ हो जाए, ऐसा आर्तव हेल्दी आर्तव कहलाता है। या मेंसेस। आर्तव दोष, इन आर्तव दोषों में क्षीण तथा दुर्गंधित दोष आते हैं। मतलब क्षीण मतलब बहुत ही कम होना, और दुर्गंधित उसमें से किसी भी तरह की स्मेल आना अगर आ रही है और बहुत ही ज़्यादा कम है तो वो एबनॉर्मल है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अंत्यपुष्प, जिसे हम बोलते हैं ओवम। तो स्त्री के आर्तव के दो भाग होते हैं। नंबर एक वो जो गर्भाशय और योनि, गर्भाशय मतलब यूट्रस और योनि मतलब वेजाइना को शुक्राणुओं के प्रवेश के लिए बाधा रहित करता है। गर्भाशय को गर्भ के स्थित होने के योग्य बनाता है, इसे हम मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं। जो और दूसरा वो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से गर्भोत्पत्ति में भाग लेता है, इसे हम अंतःपुरुष या ओवम कहते हैं। ओवम मतलब जो डायरेक्टली गर्भ के फॉर्मेशन में काम करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवम। तो बस आप ओवम के बारे में यही याद रखिएगा। और ओवम बनते कहाँ हैं, ओवरी में। ओवरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आयुर्वेद में बीज कोश। ठीक है, तो अगर आप इसके बाद ये बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार आप 2 नंबर में आ जाते हैं। अगर 1 नंबर में आए तो आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, और अगर 2 नंबर में आए तो इस डेफिनेशन के अलावा आप एक डायग्राम बना दीजिएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये होती है कोरोना रेडिएटा, जो चिपचिपी सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, जोना पेल्यूसिडा मेन लेयर होती है जो एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, पेरिविटलाइन स्पेस। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्टिलाइजेशन या गर्भाधान। ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? वह शुक्र और शोणित यानी कि स्पर्म एंड ओवम का आपस में फ्यूजन होता है, आपस में संयोग होता है, तो उसे हम गर्भाधान या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिंग भेद, सेक्स डिटर्मिनेशन। व्हाट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन? कि होने वाला बेबी पुत्र होगा या पुत्री होगी। व्हाट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन? ये अब हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो गर्भ में लिंग भेद का कारण बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने लिखा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। मॉडर्न में क्या होता है कि जब हमारे सेल डिवीज़न होता है, तो मान लीजिए हमारे हैं XY, मतलब हमारे पास है मेल और ये है XX फीमेल। तो जब इससे स्पर्म बनेगा तो एक स्पर्म के पास जाएगा X और एक स्पर्म के पास जाएगा Y, और फीमेल में जब इनमें सेल डिवीज़न होगा तो यहाँ पर दोनों जाएंगे XX। फिर इनको जब हम आपस में फ्यूजन करवाते हैं तो इस तरीके से होता है XX, दोनों X मिलते हैं तो मेडा फीमेल मतलब एक लड़की बनती है, और यहाँ XY बॉय और XY बॉय। तो दोनों चांस होते हैं 50-50% चांस है। देखिए ये भी 50% है पुत्री का होना भी, और 50% चांस है कि पुत्र होगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे मॉडर्न के अकॉर्डिंग है। लेकिन आयुर्वेद में क्या कहा गया है? आयुर्वेद में गर्भ में लिंग भेद का कारण बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि तत्र शुक्रम बाहुल्यताम पुमानु आर्तव बहुल्यताम स्त्री साम्य दुर्भोय नपुंसकम मिति। मतलब अगर शुक्र की अधिकता होगी, मैथुन के दौरान, मैथुन करते वक्त अगर शुक्र की अधिकता होगी तो पुमानु मतलब पुरुष होगा, तथा आर्तव बहुल्यात स्त्री, आर्तव की बहुल्यता होगी, अधिकता होगी तो स्त्री होगी, तथा साम्य दुर्भयोर नपुंसक मिति, अगर इन दोनों की मात्रा समान होगी तो उससे नपुंसक की उत्पत्ति होती है। ये हमारे आचार्य सुश्रुत ने कहा है। इसका पूरा का अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अर्थात शुक्र आर्तव के संयोग होने पर, शुक्र आर्तव मतलब स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, संयोग होने पर गर्भाधान की क्रिया में शुक्र की अधिकता से पुरुष तथा आर्तव की बहुलता से स्त्री तथा दोनों की समानता से नपुंसक की उत्पत्ति होती है। ये याद कर लीजिएगा, इतना ही है। सेकंड है काल की कारणता, मतलब लिंग परिवर्तन और निर्माण होने में समय का भी योगदान है। वो कैसे? लिंग परिवर्तन और निर्माण में काल को भी कारण माना जा सकता है। अतः आचार्य सुश्रुत के अनुसार विकल्पेव चतुर्थया षष्ठामष्टम्यम दशमयम द्वादश्यम चौपोयादिति पुत्र काम, अर्थात पुत्र की कामना करने वाला पुरुष, पुत्र की कामना करने वाला पुरुष चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं रात्रि में स्त्री गमन करे तो पुरुष अवश्य होगा। ऋतुकाल के समदिनों में समागम करने से पुत्र और विषम दिनों में समागम करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। अब ये क्या है? इसका मतलब मैं आपको एक रफ पेपर पर समझा रही हूँ।
मतलब जैसे किसी को मेंसेस हो रहे हैं किसी लेडीज़ को, तो यह है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आगे तक। तो जो आयुर्वेद है उसमें फर्स्ट 3 डेज संभोग के लिए त्याज्य माने गए हैं, मतलब इनमें परमिशन नहीं है कि स्त्री के साथ संभोग किया जाए। लेकिन उसके बाद जो युग्म दिन हमारे आते हैं, जैसे जो मतलब इवन नंबर, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, तो इनमें अगर स्त्री का मन करेंगे तो पुत्र होगा, और ऑड नंबर 5, 7, 9, 11 अयुग्म दिन इनमें करेंगे तो पुत्री। तो ये काल की कारणता बताई है आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने कि ऋतुकाल के सम दिनों में समागम करने से पुत्र और विषम दिनों में समागम करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है गर्भ का मासानुमासिक विकास की, मतलब हर महीने में गर्भ में क्या क्या विकास होता है। तो ये कोई इतना समझने का टॉपिक नहीं है, बस आप नोट्स बना लीजिएगा। प्रथम माह में शुक्र शोणित संयोग के पश्चात गर्भ कलल के रूप को धारण करता है, मतलब एक बुदबुदा टाइप हो जाता है। द्वितीय माह में गर्भ की लंबाई 1.5 इंच हो जाती है तथा मनुष्य रूप से मिलने लगता है। तृतीय माह में 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर और ये 5 उभार दिखाई देने लगते हैं तथा ज्ञानेंद्रियों का भी विकास हो जाता है। इसी माह में लिंग भेद भी कर सकते हैं। चतुर्थ माह ऑर्गन्स बन जाते हैं, हार्ट अपना कार्य स्टार्ट कर देता है, गर्भ की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाती है। 5वें माह में क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट और हेयर्स बनने लगते हैं और गर्भ की लंबाई 23 सेंटीमीटर। षष्ठ माह में गर्भ की लंबाई 1 फुट और इसी माह में नेत्र, पक्षम और भौं की उत्पत्ति हो जाती है। नेत्र मतलब आई, पक्षम और भौं मतलब होती है आई ग्रोथ हमारी, इनकी उत्पत्ति हो जाती है। सप्तम माह में नेत्र खुल जाते हैं, लंबाई 35 सेंटीमीटर और वजन 1.5 किलो हो जाता है। अष्टम माह में 8वें मास में ओज अस्थिर होता है, इसी कारण इस माह में जन्म लेने पर शिशु जीवित नहीं रहता और गर्भ की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो जाती है। नवम और दशम माह इनमें गर्भ प्रसव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। नवम और दशम माह में ज़्यादातर 9वें महीने में ही प्रसव होता है। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।